Good morning, students. So, as you know that in this session we will study some numerical problems of uh, class 12th first chapter, electric field and charge. Okay. So I hope you had all gone through the previous videos of mine related to this chapter. So see, this is the list of some formula which will used in this unit. ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इस यूनिट में यूज होंगे न्यूमेरिकल्स करने के दौरान। आप वीडियो के मिडिल सेक्शन में से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं एज अ इमेज। और ये कुछ वो पिक्स हैं जो मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिए थे। So you can go through these formula before starting this video or any type of numerical problem of that chapter 1. Okay. तो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so first question is, if 10 to power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? यानी किसी एक बॉडी से 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को क्रिएट होने में। यानी पहली बॉडी जो दे रही है उस पर कब 1 कूलम आ जाएगा, या दूसरी बॉडी जो चार्ज ले रही है उस पर कब नेगेटिव 1 कूलम चार्ज आ जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए दिस इज द सॉल्यूशन। एज यू सी, इफ यू आर 1 minute, okay, now okay, so as you can see कि माना ये हमारी एक बॉडी ए है और ये है बॉडी बी, और इससे 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और हमें पता है चार्ज जो है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि चार्ज का जो ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में होता है। यानी जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा Q, वो n टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि 1 कूलम चार्ज को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 1 कूलम इक्वल्स टू n टाइम्स 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है। और यहां से हमने स्मॉल n की वैल्यू निकाल ली, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, विच मीन्स 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे एक कूलम चार्ज को बनने में। यानी अगर कोई बॉडी एक कूलम चार्ज पॉजिटिव है, यानी उसने 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, दे दिए हैं। और अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है, मींस उस बॉडी ने 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, ले लिए हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए टाइम निकालना है। तो हमें पता है कि 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 सेकेंड है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए दैट इज n अपॉन 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगने वाला टाइम। so that is 6.25 into 10 to power 18 upon 10 to power 9. So I'm solving that 6.25 into 10 power 9 seconds. अब यहां पर जो ये वैल्यू निकल के आई है टाइम की, आप देखिए ये ना सेकेंड में है। अब सेकेंड में इतनी बड़ी यूनिट, इतनी बड़ी वैल्यू कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए क्यों ना हम इसको ईयर्स में चेंज कर लें, क्योंकि ईयर्स भी एक क्वांटिटी होती है, एक यूनिट होती है टाइम को मेजर करने की। तो हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड्स। तो अगर हम इस पूरे फंक्शन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये जो सेकेंड का टाइम है ये ईयर्स में चेंज हो जाएगा, और ऑन डिवाइडिंग ऑन कैलकुलेशन इट विल बिकम 190 ईयर्स। सो इट मीन्स कि 198 साल अप्रोक्सीमेट लगेगा किसी एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज दूसरी बॉडी को देने में, अगर 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन हाउ मच लार्ज क्वांटिटी इज 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो और इसीलिए जब हम फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो हमें चार्ज की वैल्यू दी होती है वो माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम में दी होती है, यानी छोटी वैल्यू दी होती है। 1 कूलम के ऑर्डर का चार्ज नहीं दिया होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज क्वेश्चन 2।
What is the force acting between two charged spheres having charge 20 microcoulomb and 30 microcoulomb placed at 30 centimeter apart in air? दो स्फेयर हैं, एक पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे पे 30 माइक्रोकूलम चार्ज है, और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हुए हैं, और हमें कैलकुलेट करना है कि इन पर कितना फोर्स लगेगा। अब आप जाहिर है इन पे देखो कि 20 माइक्रोकूलम ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है, 30 माइक्रोकूलम ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर में होगा। और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो हमारा कूलम्स लॉ का है। सो जस्ट यूज दैट फॉर्मूला। सो सपोज एज वी नो दैट Q is giving to you 20 microcoulomb, so micro means 10 power minus 6, तो इसीलिए आपको यूनिट्स के यानी जो 10 की ऑर्डर्स हैं इनके सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस भी याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि माइक्रो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो आप ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। So 20 microcoulomb means 20 into 10 power minus 6 coulomb, which means 2 into 10 power minus 5 coulomb। ऐसे ही Q2 की वैल्यू क्या है 30 microcoulomb, which means 30 into 10 power minus 6 coulomb, which means 3 into 10 power minus 5 coulomb। तो हमारे पास Q1 Q2 हो गया। अब बात करते हैं R की, यानी 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर दिया है, हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, दैट इज 30 into 10 power minus 2 मीटर। ओके, so just applying the value, फोर्स का फॉर्मूला क्या है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। अब ये जो वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught, ये वैल्यू है 9 into 10 power 9 के इक्वल, और इन तीनों की वैल्यूज हमें दी हुई है, तो हमने ये सब रखी, इनको सॉल्व किया, एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट द फोर्स वैल्यू इज 60 न्यूटन। और रिपल्सिव नेचर में इसलिए है क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो यहां पर हम ध्यान से देखिए कि यहां पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमने कहीं भी वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं किया, वेक्टर लॉ का यूज नहीं किया फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि यहां पर फोर्स हमसे किसी डायरेक्शन में नहीं पूछा जा रहा है, इवन हमें जो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं उनकी भी लोकेशन नहीं पता। तो जब उनकी लोकेशन नहीं पता, सो ऑफ कोर्स हम सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल सकते हैं लगने वाले फोर्स की, डायरेक्शन या उसकी जो वेक्टर फॉर्म है उसको कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें फोर्स कुछ ऐसे पोजीशन में निकालना होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या किसी चार्ज बॉडी की लोकेशन हमें पता है और हमसे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स कितना है, तो उस स्थिति में हम फोर्स की वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं या कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं, और तब हमें वेक्टर लॉज भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये जो शुरू के एक दो क्वेश्चन थे ये हमने थोड़ा इजीएस्ट लेवल में रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, so now consider three charges Q1 Q2 Q3 each equal to Q, यानी तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 और सबका चार्ज Q है, यानी सभी के सभी सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम पोलैरिटी के हैं, कोई भी चार्ज नेगेटिव नहीं है, सभी पॉजिटिव हैं। So Q1 Q2 Q3 all are positive and having the value Q। okay, at the vertices of an equilateral triangle, और एक equilateral triangle की vertices पे रखे हुए हैं, कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और उनकी साइड, उसकी साइड L है, उसकी साइड L है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज L। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q, यानी ये चार्ज कैपिटल Q जिसकी पोलैरिटी भी पॉजिटिव ही है, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्किल, जो सर्किल के सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है। यानी हमें तीन चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2 Q3, और इन तीनों की वजह से कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, जो कि ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मान लीजिए, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए कि हमने इसमें एक पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स L हैं, और इसमें पॉइंट A पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, B पर Q2 है,
C पर Q3 है। तो ये सभी देखिए पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, अब जो Q1 Q पर चार्ज लगाएगा दैट इज फोर्स F1 जो इस डायरेक्शन में है, आपको इस एरो से दिख रहा होगा। Q2 चार्ज जो Q पर चार्ज फोर्स लगाएगा वो F2 इस डायरेक्शन में दिख रहा है। ऐसे ही जो F1 जो ये चार्ज Q3 लगाएगा दैट इज इस डायरेक्शन, दैट इज Q3, ये Q3 है। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास चार्ज कैपिटल Q पर लगने वाले फोर्सेस का कुछ वेक्टर ओरिएंटेशन इस तरह दिया हुआ है कि F1 डाउनवर्ड एंड इस डायरेक्शन में एक फोर्स F2 है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स F3 है। ठीक है, ये फोर्स F3 है और ये फोर्स हमारा F2 और ये फोर्स हमारा F1 है। तो आप देखिए ये जो F3 और F2 का रिजल्टेंट है वो F1 के ठीक अपोजिट होगा, है ना। और अगर सिमेट्रिकल है तो ये इक्वल भी होगा। ठीक है, तो हम अब इस दिशा में कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, वेक्टर लॉ का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, सो एज यू नो कि हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाने के लिए Q1 Q2 पता होने चाहिए, दो चार्ज पता होने चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि जो 1/4πε है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो वो तो एक कांस्टेंट है 9 × 10⁹। प्रॉब्लम है डिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये सेंट्रॉइड पॉइंट O है इसकी डिस्टेंस A से B से और C से हमें पता नहीं है। सो जस्ट फॉर कैलकुलेशन फॉर दिस AO डिस्टेंस हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए हम इस A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC एंड दिस इज कॉल्ड D। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ADC हमें पता है जो AD है दैट इज इक्वल्स टू AC cos 30, AC cos 30 नाउ सो √3/2L दैट इज AO इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स AD। ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि किसी भी वर्टिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो 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 सेंट्रॉइड है वो 2/3 डिस्टेंस पे होती है। तो इसीलिए 2/3 टाइम्स ऑफ AD की वैल्यू हम रखेंगे तो मिल जाएगी हमको सेंट्रॉइड से डिस्टेंस L/√3। और चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए A से होने वाली डिस्टेंस, B से होने वाली डिस्टेंस और C से होने वाली डिस्टेंस तीनों ही बराबर होंगे, यानी AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। सो C फॉर फोर्स F1, so that is 1/4πε0 Q टाइम्स कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। तो L स्क्वायर यानी L/√3 स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नीचे ही रखा, √3 का जो 3 हो जाएगा उसे हम ऊपर ले गए न्यूमरेटर में। तो फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 3 टाइम्स कैपिटल Q टाइम्स स्मॉल q बाई L स्क्वायर एंड डायरेक्शन AO कैप। AO कैप मीन्स पॉइंट A से O डायरेक्शन की तरफ, पॉइंट A से O की तरफ। आप देखिए डाउनवर्ड लग रहा है AO। चलिए बिल्कुल ऐसे ही F2 1/4πε0 3 टाइम्स Q बाई L स्क्वायर BO कैप यानी पॉइंट B से O की तरफ, पॉइंट B से O की तरफ। चलिए सिमिलरली F3 1/4πε0 3 टाइम्स Q बाई L स्क्वायर CO कैप यानी पॉइंट C से O डायरेक्शन की तरफ F3। अब F2 एंड F3 हैव अ रिजल्टेंट इन डायरेक्शन OA। F3 और F2 का रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो जो F1 है उसके ठीक वर्टिकली अपोजिट होगा। तो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट वेक्टर्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज फोर्स F1 प्लस रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 दैट इज 3 टाइम्स QQ by 4πε0 L स्क्वायर AO कैप माइनस AO कैप, तो ये दोनों कैंसिल हो गए एंड सो द नेट फोर्स इज 0। सो द नेट फोर्स एप्लीकेबल ऑन दिस सेंट्रॉइड विल बी 0। 0 विल बी द फोर्स और उसकी वजह भी है। आप ध्यान से देखिए ये सारे चार्ज, अगर आप इसे सिमेट्रिकली भी समझना चाहें
तो ये सारे चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं और सेंट्रॉइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सभी चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे जो कि इक्वल नेचर का होगा, और चूंकि सभी कंकरेंट फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेटेड फोर्सेस हैं, देखिए इनका जो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन है वो सेम है, तो हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो नेट फोर्स है, वो जीरो ही रहेगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अपनी कॉपीज पर भी नोट करें, ये सारे न्यूमेरिकल जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और वीडियो को पॉज करके बीच में आप इसको समझ सकते हैं, डायग्राम को समझ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, so this is our fourth question and actually the last question for today's discussion, और अगले न्यूमेरिकल सेशन में हम अगले क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे। आप देखिए इसमें एक स्पेशल केस है, इसमें कहा गया है ना कि तीन चार्जेस है Q, Q एंड माइनस Q। यहां पर अब चार्जेस की पोलैरिटी चेंज कर दी गई है, मैग्नीट्यूड वही है Q, लेकिन जो एक चार्ज है वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव कर दिया गया है। प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हर चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है हमें ये पता करना है। आप इस फिगर को देखिए तो हमें दिख रहा है पॉइंट ए बी सी है, ए बी बी सी सी ए सब एल के इक्वल है। पॉइंट ए पर चार्ज Q1 है जो Q के इक्वल है, पॉइंट बी पर चार्ज Q2 है जो Q के इक्वल है, पॉइंट सी पर चार्ज Q3 है जो माइनस Q के इक्वल है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, Q3 निगेटिव चार्ज है, यानी इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। इसलिए आप देखिए F13 और F31 दोनों एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे ही Q2 भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी F32 और F23 दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव नेचर में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो फोर्स Q1 और Q2 के बीच में लगेगा, ये तो भाई उस नेचर के फोर्स हैं, रिपल्सिव नेचर के, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, ये तो लाइक चार्जेस है, इसीलिए ये रिपल्सिव नेचर में होंगे, यानी F21 इस डायरेक्शन में और F12 इस डायरेक्शन में। अब आप ध्यान से देखिए पॉइंट सी पर जो दो फोर्स लग रहे हैं, दैट इज F31 F32, उनका रिजल्टेंट वेक्टर F3। जो फोर्स Q1 पर लग रहा है F13 और F12, उनका रिजल्टेंट फोर्स F1। ऐसे ही जो चार्ज Q2 यानी Q पर लग रहा है एट पॉइंट B, दैट इज F23 और F21 का रिजल्टेंट फोर्स F2। तो हमें यही फोर्स F1 F2 F3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जाहिर है ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वेक्टर लॉ का यूज करेंगे। आप ध्यान से देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, यानी F31 और F32 के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू कितनी है एंगल की 60 डिग्री। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, वही पुराना रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos 60। करिए कैलकुलेट, तो F3 इक्वल्स टू F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 cos 60। अब F31 की वैल्यू कितनी है भाई Q1 Q2, तो Q टाइम्स Q अपॉन L स्क्वायर, वैल्यू तो L ही है, यानी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ PQ, यानी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर टाइम्स 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहां पर 3 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, तो जो रूट है वो हट जाएगा, पर 3 पर अंडर रूट रह जाएगा। तो ये जो फोर्स है Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फोर्स की वैल्यू है, तो हमारे पास आ गया फोर्स √3 टाइम्स F। तो ये वो फोर्स है जो चार्ज F3 पर Q3 पर चार्ज लग रहा है। तो Q3 पे लगने वाला फोर्स F3 की वैल्यू हमारी यहां पर आ गई। अब निकालते हैं F1 और F2 पर। अब ध्यान देखिए F1 पर जो फोर्स लग रहा है, जो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है, उसमें जो वेक्टर्स F12 और जो वेक्टर F13 है, इनके बीच में एंगल है 120 का। कितने का 120। 120 क्यों? क्योंकि भाई अंदर वाला 60 है, तो टोटल 180 होता है ना स्ट्रेट लाइन का, बिल्कुल सही।
तो ये 120 रह गया, यानी अब हमारे पास cos 60 के बजाय हम यूज करेंगे cos 120। तो ये केस Q1 चार्ज के लिए भी यही रहेगा और यहां भी यही केस है, यहां भी देखिए 120 ही है, यानी चार्ज Q1 और चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होगा। तो बस सब कुछ सेम करेंगे, बस cos 120। अब cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 के कारण यहां आ गया माइनस, तो एक क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एक से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक फंक्शन बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर होल स्क्वायर, जो रूट से बाहर आ जाएगा और अल्टीमेट फोर्स निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहां पर हमसे मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछी जा रही थी और हमने वो कैलकुलेट कर ली कि तीनों चार्जेस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, अगर F1 पर लगने वाला फोर्स, F1 और F2 पर लगने वाला फोर्स बराबर हो और उसको हम F कह दें, वेरी गुड, तो थर्ड चार्ज पे लगने वाला फोर्स F3 एक्चुअली F1 और F2 पे लगने वाले फोर्स का √3 टाइम्स होगा। Okay, so this is a very important question actually regarding to the competitive exams, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपसे कह दिया जाता है किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे तीन चार्ज रखे हैं, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन -5 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली आपको बस एक मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालनी है, उसे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हम इस तरह हर एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक के न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन कमेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इन 4 न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर नोट करें और इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू लर्नर्स।